Hello student, we are going to explain and solve your chapter number 9 fourth and law of motion। इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से रिलेटेड न्यूमेरिकल मिलेंगे और ये न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विथ नॉन जीरो वेलोसिटी। अब यहाँ से ये बताएगा अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई कर दिया जाए, क्या ये नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या है, ये यस स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट placed on the magnitude and direction of velocity. We know that if exerted external unbalanced force on object, then object move in the direction of which direction apply force। जिस डायरेक्शन से फोर्स ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाएगा उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव करेगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा, और ये डिपेंड करता है अनबैलेंस मैग्नीट्यूड ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स पे। जितने अमाउंट में फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही स्पीड होगा। जैसे अगर किसी भी बॉडी को स्लो में फोर्स लगाया जाए, लीस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया जाए तो क्या होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगा। और लार्ज अमाउंट ऑफ अगर फोर्स एग्जर्ट कर दिया जाएगा तो क्या होगा, लार्ज डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे कि एग्जांपल देखें होंगे, क्रिकेट, एक क्रिकेट मैन जो बैट्समैन होता है अगर वो स्लो फोर्स से बैट पर बॉल पर अप्लाई करता है तो बॉल क्या हो जाता है, बाउंड्री के अंडर में रहता है। और हाई फोर्स अप्लाई कर देता है विथ ए सर्टेन डायरेक्शन तो क्या होता है, बाउंड्री क्रॉस कर जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। व्हेन ए कारपेट is beaten with a stick, dust comes out of it। explain, इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन बहुत इजी में दिया जाएगा। और जैसे कि आपको लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताया गया होगा, कितने लॉ, 3 लॉ बता दिए गए होंगे। 3 लॉ में से फर्स्ट लॉ आपको बताया गया होगा, किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ इनर्शिया पर डिपेंड करता है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ए बॉडी एट रेस्ट विल कंटिन्यू इन रेस्ट एंड इन मोशन विल कंटिन्यूअस इन मोशन। इट इज अनलेस चेंजेज इफ नॉट एक्सर्टेड एक्सटर्नल फोर्स। ये इस पे देख लीजिए, एक कारपेट एट रेस्ट, कारपेट किस में था, रेस्ट में था। ये सडनली फोर्स अप्लाई बाय स्टिक क्या करता है, सडनली फोर्स अप्लाई करता है, क्या हो जाता है, व्हेन कारपेट रेस्ट विद द डस्ट आल्सो रेस्ट, डस्ट क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। व्हेन सडनली फोर्स अप्लाई बाय स्टिक देन कारपेट इन मोशन बट डस्ट इन रेस्ट। डस्ट क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, लेकिन कारपेट क्या होगा, मोशन में होगा, जिससे दोनों के बिटवीन का कांटेक्ट क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है और डस्ट क्या होता है, आउटसाइड में आ जाता है ड्यू टू रीजन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपको भी आगे आने वाले क्वेश्चन में और ही इजी तरीके से आपका सॉल्यूशन मिलता रहेगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आपका सॉल्यूशन एकदम क्लियरली मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज इट एडवाइस टू टाई ए लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ द बस ऑफ ए बस विथ ये रोप। आपको ऐसा एडवाइस क्यों दिया जाता है कि अगर बस के ऊपर कुछ भी सामान रखिए उसको रोप के हेल्प से टाइट कर दीजिए। ऐसा क्यों होता है कि जैसे वी कंसीडर वी लोड ये ऑब्जेक्ट ओवर द बस रूफ, उसके बस के रूप पे लोड कर दिया गया। इफ बस स्टार्ट सडनली तो स्टार्ट होने के पहले बस कैसा है, रेस्ट में है। लगेज कैसा है उसके साथ, वो भी रेस्ट में है।
व्हेन बस स्टार्ट सडनली देन बस गो, या कवर डिस्टेंस यानी आगे वो डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो रेस्ट में रहेगा, वो डिस्टेंस आगे कवर नहीं करेगा, तो किस साइड चला जाएगा, बैक साइड में। और अगर बस सडनली चलते हुए स्टॉप हो जाए तो क्या हो जाएगा, अब उसी के साथ जो लगेज है वो अभी मोशन में हो गया है और साथ में बस भी मोशन में हो गया। अब बस सडनली क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा ही, ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। जैसे वी नो दैट द अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ए बॉडी एट रेस्ट will continue in rest and a body in motion will continuous in motion, it is unless changes if not exerted external force। अब जैसे में बताया गया बस क्या है, रेस्ट में है, लगेज क्या है, उस पे रेस्ट में है ना। व्हेन बस स्टार्ट सडनली, बस सडनली क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, तो उसका लगेज क्या कैसा है, और रेस्ट में है, तो बैक साइड जाए। बट इन केस ऑफ बोथ इन मोशन, दोनों मोशन में हो, क्या होगा तब, बस मोशन होगा और उसी के साथ वो भी मोशन होगा। व्हेन बस सडनली स्टॉप देन ऑब्जेक्ट कैन नॉट स्टॉप एंड गो फॉरवर्ड एंड फॉल डाउन। सो इट इज एडवाइज टू टाई ये लगेज or any object kept on the roof of a bus to tied with a rope। आपका क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही जल्द आने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 अभी स्टार्ट होता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक या फिजिक्स से रिलेटेड किसी भी सर्च पर अगर मुझसे बात करना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेज सकते हैं। आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो आपका सर्च ही लेवल क्यों ना हो, लेवल आप क्लास यूकेजी से लेकर एमएससी लेवल तक मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। माई सेल्फ एसके सक्सेना इंडियन फिजिसिस्ट है। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है तो यहाँ से ए बैट्समैन, जैसे क्रिकेट के बारे में सभी जानते होंगे, क्रिकेट से सभी जानते होंगे, बैट्समैन हिट से एक क्रिकेट बॉल का एक अपना साइज होता है। अब उसमें बॉल तो बड़े बड़े भी हो सकते हैं, एक फुटबॉल होता है, एक वॉलीबॉल होता है, एक क्रिकेट बॉल होता है। तीनों की साइज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बॉल तो तीनों है, बस उसका नेम अलग अलग है। व्हिच देन, पहले क्वेश्चन को अगर हम रीड कर रहे हैं तो क्वेश्चन में ही हमारा आंसर है, जबकि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसके लिए बहुत ही सुटेबल फिट होता है। तो क्रिकेट्स बॉल व्हिच देन रोल्स, अगर बॉल को हिट कर दिया गया और वो रोल करने लगा ऑन द लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस, जैसे ही क्या कर दिया गया, एक बैट्समैन है और बैट से थोड़ा सा हिट कर दिया किसको, क्रिकेट बॉल को, और वो शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर लिया किस पे, लेवल ग्राउंड पर। लेवल ग्राउंड पर अगर कवर कर लिया, द बॉल कम्स टू रेस्ट, उसके बाद बॉल किस में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। द बॉल सोज टू ए स्टेप, बिकॉज इसमें कौन सा स्टेप दिखा रहा है, जैसे तुम्हें बताया गया होगा कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी बताया गया होगा, व्हाट इज इनर्शिया इसके बारे में भी बताया गया होगा, या फ्रिक्शन के बारे में भी बताया गया होगा, या तुम्हें रूल्स होता है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। ये बॉडी जैसे क्या होता है, फर्स्ट बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया, वैसे सेकंड बॉडी इस पे फोर्स अप्लाई किया। लेकिन इसमें आपका क्या है, जैसे बैट्समैन क्या हुआ, बॉल को हिट किया, हिट करने के बाद शॉर्ट डिस्टेंस कवर किया और डिस्टेंस कवर करने के बाद रेस्ट हो गया। इसका मीन्स क्या हुआ, उस पर कौन सा रूल लगा, क्यों वो रेस्ट में हो गया। अरे वो बैट से अगर हिट कर दिया जाए तो बहुत ही लार्ज डिस्टेंस कवर कर सकता है, कभी भी रुक नहीं सकता। अगर रुकेगा तो उसका रीजन क्या होता है, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स है। अब फ्रिक्शन ऑफ फोर्स क्या है, अपोजिंग फोर्स है। अब बैट्समैन जो उसमें बैट से फोर्स अप्लाई किया है
फॉरवर्ड फोर्स है, इसका मीन्स न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्सर्टेड फोर्स यानी एवरी एक्शन देयर आर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो क्या होगा, बैट्समैन जैसे फोर्स अप्लाई किया तो क्या हुआ, बॉल से रोल करते हुए शॉर्ट डिस्टेंस कवर किया, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉल एंड आफ्टर सम टाइम्स बॉल गेट रेस्ट। यहाँ से देख लीजिए आपका ऑप्शन, जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सुटेबल ऑप्शन है, देख लीजिए। द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, ये कह रहा है बॉल इनफ हार्ड नहीं ये लगाया। अगर ये हार्ड बॉल लगा दिया होता, ये अर्थ पे नहीं मून पे चला गया होता, ऐसा नहीं है ना। अगर वो लार्ज हुआ तो थोड़ा डिस्टेंस और कवर करेगा, करने के बाद रेस्ट तो होगा ही, रेस्ट होगा ना। ये ऑप्शन क्या हुआ, नहीं हुआ। दूसरा देखेंगे, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। अब इस पे फोर्स कितना अप्लाई कर दिया गया उसके वेलोसिटी पर है। कोई ऑब्जेक्ट हेवी है, फोर्स बहुत अप्लाई कर दिया लेकिन मूव ही नहीं किया, इसलिए प्रोपोर्शनल होने के यहाँ पर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है। फोर्स अप्लाई कर दिया गया और उसका लेवल ग्राउंड जो है ठीक से ना हो, लेवल हो, सैंड वाला प्लेस हो, थोड़े डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। स्टोन वाला प्लेस है, थोड़ा फोर्स अप्लाई कर दिए, कम से कम 200 मीटर तक कवर कर ले जाएगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो लेवल ग्राउंड बताया है, ना कि ये बताया है कि वो सैंड प्लेस है कि स्टोन प्लेस है या नॉर्मल प्लेस है, ऐसा कुछ बात नहीं हुआ, इसलिए इसको भी कैंसिल। देखिए, देयर इज ए फोर्स ऑन बॉल अपोजिंग द मोशन, ये देखिए देयर इज ये फोर्स, जो से फोर्स बॉल पर अप्लाई किया गया है, बॉल अपोजिंग द मोशन, मोशन को अपोज कर रहा है। इसका मीन्स वहां पर हम लॉ ऑफ इनर्शिया या अकॉर्डिंग टू इनर्शिया के बेस पर भी बता सकते हैं, इनर्शिया। अच्छा, ये तुम्हारा यहाँ पर फिट है, सुटेबल रीजन है, इसको हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, कहीं 4 भी तो नहीं इसके साथ आ जाता है। ये ऐसा यहाँ पर नहीं कहा है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ये पूछा है इसके लिए कौन सा स्टेप है, हो सकता है 2 स्टेप आ जाए। देखिए, देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वांट टू कम रेस्ट। अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में भी बातें यहाँ पर हो गया। यहाँ पर जो हमारा रूल होता है ये फॉलो नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेप ही फॉलो करेगा। तो अपना यानी कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जो कि थ्योरेटिकल टाइप्स का क्वेश्चन था, फिनिश हो चुका है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रक है और स्टार्ट हो जाता है किससे, रेस्ट से, एंड रोल्स डाउन ए हिल। हिल क्या होता है, जैसे माउंटेन हो गया, वहां से क्या हो रहा है, रोल हो रहा है ना, रोल से हिल विथ ए कांस्टेंट स्पीड, किस स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड और एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। तो अगर ये स्टार्टिंग से क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर है, टाइम कितना है, अरे 20 सेकेंड। जैसे कि तुम्हें डिस्कस किया गया था, तुम्हारे पास कितने इक्वेशन होते हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, जिनमें से v इज इक्वल टू u प्लस एटी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और इसके बाद यहाँ कौन सा लगेगा, जैसे बताया गया, अगर डिस्टेंस विथ टाइम दिया गया हो तो सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर देंगे बिना कुछ सोचे समझे। तो सेकंड इक्वेशन क्या होता है, जैसे यहाँ से v है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अच्छा, u की वैल्यू क्या है, 0 है, अब यहाँ 0 रख देंगे तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू, s का मतलब 400, और यहाँ पर क्या है, हाँ यहाँ पे और भी देखेंगे, 0, 20, 1/2 a इंटू 20 इंटू 20, ये कट होगा, 10 होगा, ये तो टर्म 0 हुआ, 0। अब एक बार ये देख लीजिए, ये
200 हो जाएगा, 20 इंटू 10 यानी 200 हो जाएगा, और 200 आकर के इस साइड डिवाइड होगा, इस साइड डिवाइड होगा, तो इसका मीन्स a इज इक्वल टू 400 अपॉन 200 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्लाई करेंगे। अब सेकेंड केस में फाइंड द एक्सेलरेशन, आपका एक आंसर क्लियर हो गया। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ मास इज 7 टन, अगर उस ट्रक का मास जो है 7 टन दिया गया हो, 7 टन, तो 1 टन इज इक्वल टू, जैसे कि 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, 1000 kg, 7 टन इज इक्वल टू कितना होगा 7000 kg। इसका मीन्स m इज इक्वल टू आपका दिया गया है 7000, देन फोर्स इज इक्वल टू वी नो दैट द अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल डिफिनेशन ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू a। m का मीन्स 7000 और a का मीन्स 2, आगे क्या लगा देंगे न्यूटन लगा देंगे। ये हमारा यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यहाँ पर क्या लगा देंगे न्यूटन, न्यूटन। आंसर 14,000 न्यूटन आपका आंसर हुआ। आपको आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ए स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between stone and ice? जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए, रीड करने के बाद देखिए गिवन क्या है, ए स्टोन ऑफ 1 kg, स्टोन ऑफ 1 kg, तो मास क्या है यहाँ पे, पहले हम सॉल्यूशन यहाँ पर नोट कर लेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद m इज इक्वल टू 1 kg मास गिवन है। अब इसके बाद थ्रोन विथ ये वेलोसिटी ऑफ, जब वेलोसिटी इसमें विथ वेलोसिटी कहा तो उसको इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, और विथ वेलोसिटी नहीं दिया है तो हम उसको तब फाइनल वेलोसिटी ले लेंगे। और यहाँ पर तुम्हें दिया है विथ वेलोसिटी, इसका मीन्स u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब देखेंगे v की वैल्यू कहाँ पर होगा, कितना होगा, आगे पढ़ते हैं। अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस कितना 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद ऑब्जेक्ट यानी स्टोन किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। अब रेस्ट में आ गया तो इसका मीन्स वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। v की वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर 0 हुआ, और s की वैल्यू कितना होगा यहाँ पर 50 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 50 मीटर, डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर होगा। अब यहाँ से देखिए गिवन क्या है, ये v s, और टाइम तो नहीं दिया है। जब टाइम न दिया गया हो और डिस्टेंस दिया गया हो, आपको कौन सी इक्वेशन लगाना है, थर्ड इक्वेशन। बताया गया है तीनों इक्वेशन को कहाँ कहाँ कब यूज करेंगे, टाइम ना गिवन हो और डिस्टेंस दे दिया हो, और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी दिया ही है, फाइनल वेलोसिटी 0, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन। यहाँ पर दिखाना है यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as एम्प्लॉइज डेट का मीन्स ये होता है, जैसे हम न्यू लाइन को स्टार्ट करना चाहे तो यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन अब यहाँ इक्वल तो लगा नहीं सकते, एक लाइन में दो इक्वल नहीं लगा सकते। चलिए v की वैल्यू यहाँ पर क्या रखा जाएगा, 0 की स्क्वायर, 0 इंटू 0, चाहे जितना 0 करो सब 0 ही 0 रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। और u स्क्वायर का मीन्स यहाँ पर कितना है 20 स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, यस की वैल्यू 50 हो जाएगा। एक बार सॉल्व करते हैं। ये 20 इंटू 20 400 हो गया, और जैसे ही इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा। चलिए इसको हम इधर नोट करते हैं, या इसको हम इधर लेके चले आते हैं। ये 100 हो जाएगा ना, 100। तो जब ये इस साइड आएगा तो ये हमारा हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 400। ये माइनस साइन लगा, माइनस साइन लगा। ए इज इक्वल टू क्या होगा, 400 माइनस 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। आगे क्या राइट करेंगे, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन यहां से पूछा, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अब जब कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा तो उसमें एक फोर्स अप्लाई करेगा, उसके अगेंस्ट में जो अपोजिंग फोर्स उस स्टोन पे लगेगा या ऑब्जेक्ट पे लगेगा उसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होगा। एफ इज इक्वल टू एम इंटू फोर्स, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम कितना है, 1 किलोग्राम, ए कितना है, -4। 1 इंटू -4 कितना हो जाएगा, -4 1 जा -4, तो टोटल कितना आ जाएगा। जैसे 1 इंटू -4 रखते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, -4 न्यूटन। दिस माइनस साइन इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अपोजिंग फोर्स। दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन ऑफ फोर्स। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 4 न्यूटन। एफ इज इक्वल टू 4 न्यूटन। तो आपको क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर इस टाइप्स का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, सबसे पहले गिवन नोट कर लेंगे और देखेंगे कौन सा इक्वेशन लग रहा है, उसके बाद सॉल्व करके फाइनल वैल्यू रखते हुए आंसर ले लेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 7। ए 8000 किलोग्राम इंजन्स पुल ए ट्रेन। आप ट्रेन देखे होंगे, उसके सबसे फ्रंट पर मतलब सामने जो सबसे फर्स्ट होता है वो इंजन ही होता है, जिसका वेट कितना बताया गया है, 8000 kg। और वो जो ट्रेन उसमें कनेक्ट है उसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। पुल कर रहा है, पुश कर रहा है। अच्छा, पुल पुश दोनों करता है किस कंडीशन, जब भाई फॉरवर्ड जाएगा पुल करेगा और रिवर्स जाएगा तो पुश करेगा। तो पुल कितने वैगन है, 5। अब वैगन तो समझ रहे हो ना, डिब्बा जो उसका होता है। ईच ऑफ 2000 kg, मतलब ईच वैगन का जो मास है वो कितना है, 2000 kg। एलॉन्ग ये हॉरिजॉन्टल ट्रैक तो उसका देखियो आयरन का बना होता है ना, हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, नहीं उस वैगन के साथ पुल कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। इफ द इंजन्स एक्सर्ट्स ये फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, अगर जो इंजन है वैगन पर फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है, 40 न्यूटन। और भी देखिए यहाँ पर, एंड ट्रैक ए ऑफर्स ये फ्रिक्शन ऑफ 5000 न्यूटन। जो ट्रैक है उसके अगेंस्ट में जो उस वैगन उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, वैगन और इंजन के साथ जा रहा है, उसके अगेंस्ट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो अप्लाई हुआ 5000 न्यूटन है। अब 5000 देन एक्सेलरेट, कैलकुलेट, क्या करना है, कैलकुलेट करना क्या, फर्स्ट कंडीशन द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स है। अब जैसे कंसीडर कर लो, यहाँ से अगर 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दिया जाए किसी बॉडी के थ्रू, और उसके अगेंस्ट में जो भी फोर्स लग रहा है तो माइनस कर देगा ना, माइनस कर देगा। जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट तुम अपने साइड क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो, और एक दूसरा बॉयज अपने डायरेक्शन में पुल कर रहा है, तो क्या होगा, इसके फोर्स को निगेटिव कर देगा। दोनों का अगर फोर्स सेम आया तो ऑब्जेक्ट वहीं रेस्ट हो जाएगा, मूव नहीं करेगा। और पुल करने वाला स्ट्रांग है, इसका फोर्स मोर है तो अपने साइड पुल कर लेगा ना, लेकिन उसका फोर्स तो रिड्यूस करना पड़ेगा उतना। तो ये 40,000 इंजन्स फोर्स अप्लाई कर रहा है,
और उसके अगेंस्ट में 5000 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई किया, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 40,000 माइनस 5000। तो यहाँ आपका जो फर्स्ट पार्ट होगा, यहाँ से नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना हो जाएगा 40,000 माइनस 5000 न्यूटन इज इक्वल टू 35,000 न्यूटन। ये तो इसका नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स हो गया, उसके फ्रिक्शन ऑफ फोर्स को रिड्यूस करने के बाद। आप सेकंड में क्या बात कर रहा है, सेकंड में द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। अब यहाँ पर अपना बात कर लीजिए, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना होगा। जैसे तुम्हें मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फोर्स बताया गया होगा, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू एफ अपान एम हो जाएगा, एफ अपान एम। और जबकि हमारा फोर्स नेट तो यही है 35,000। अब इसका मास कितना होगा, सबसे पहले देख लेते हैं मास इसका कितना होगा, उसको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर तुम्हें कंडीशंस ये मिलेंगे, जैसे साइड बुक या रिफ्रेशर बुक, कहीं पर दो दो टाइप्स का आंसर मिलता है। जैसे हमारा मास टोटल, यहाँ ट्रेन का टोटल मास कितना, इंजन और वैगन को ऐड कर लिया गया, वहाँ पे दूसरा एक्सेलरेशन निकला। लेकिन यहाँ पर तुम्हें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ अपान एम होता है, एफ, और यहाँ पर एफ अपान एफ के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, इतना। और ये हमारा बैगन, जो 5 बैगन्स है, टोटल मास कितना हो जाएगा, 1 बैगन का 2000, तो 5 बैगन का 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। और जिसका यहाँ पर कितना हो जाएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3.5 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से और भी देखिए, जैसे कहीं बुक पर और भी मिलता है, टोटल मास को 18,000 से डिवाइड किया गया है, 18,000 से भी डिवाइड किया गया है। लेकिन तुम्हारे आंसर शीट में ऐसा जो दिया गया है, रीज़न ये है कि जो इंजन फोर्स अप्लाई कर रहा है, इंजन तो एक्सेलरेटिंग ऑलरेडी है ही, अब वैगन्स को एक्सेलरेट करने के लिए जो उस पर फोर्स अप्लाई हुआ है, नेट फोर्स 35,000 उस वैगन के मास को ही लिया गया है। इंजन तो ऑलरेडी एक्सेलरेट है, इंजन ऑलरेडी एक्सेलरेट है, इसलिए यहाँ पर 10,000 से डिवाइड कर दिया गया है, 3.5 आ गया। कर ले जाओगे ना आसानी से। अब थर्ड यहाँ पॉइंट पर, जैसे किसी बुक में थर्ड पॉइंट दिया ही ना गया हो, लेकिन किसी बुक में यहाँ दिया भी गया है, द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। अब ये कहा है द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन 2, यानी फर्स्ट वाला, जैसे 5 तो लगा है इंजन के साथ, फर्स्ट वाला 2 पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। जब 2 पर लगाएगा, चारों पर लगेगा, जो 4 बचा है चारों को लग जाएगा। तो वहाँ पे कैसे निकालोगे फोर्स से, थर्ड कंडीशन में फोर्स इज इक्वल टू कितना, मास तो उसका वही रहेगा 4 इंटू 4 वैगन, 1 का 2 पर कितना होगा, 1 का 2 पर कितना होगा, तो उसके साथ कनेक्ट है ही, उसके साथ कनेक्ट, ए नहीं सिंगल है। चलो आसानी से फोर्स अप्लाई कर दिए। अगर कह दिया जाए किसी एक स्टूडेंट को पुश करना हो, अगर उसी लाइन में 4 स्टूडेंट और लगे हुए हैं, तो कोई इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा, चारों को फोर्स लगाना पड़ेगा ना। अब इस आसानी से तो फॉल हो नहीं जाएगा, तो इसका 1 का जो 2 पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो 4 वैगन उसको भी हम उसमें काउंट कर लेंगे। तो मास कितना हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा 4 इंटू 2000, एम इंटू ए, एम यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 इंटू 2000 इंटू ए कितना है
इतना हो जाएगा ना। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाता है 28,000 न्यूटन, 28,000 न्यूटन। अब यहाँ पे सोच लीजिए तुम्हारे पास क्वेश्चन पढ़ने के बाद 3 ऑप्शन थे और 3 ऑप्शन में नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालना था। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स को क्या करेंगे, टोटल फोर्स में से फ्रिक्शन ऑफ फोर्स को माइनस कर देंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में क्या एक्सेलरेशन निकालना था, जैसे कि इसका फार्मूला होता है A=F/m। फोर्स इसका इतना है और उसका मास कितना लेंगे, जो बैगन का मास होगा उसी से कंपेयर करेंगे। बिकॉज ऑफ जो इंजन का मास होता तो ऑलरेडी एक्सेलरेट है ही, सिर्फ रिमेनिंग किस पे फोर्स अप्लाई करना था, बैगन पर। इसलिए एक्सेलरेशन लेते समय सिर्फ 10,000 ही लिया गया है, 2 × 5 बैगन। और इसके बाद थर्ड में फोर्स ऑफ बैगन 1 ऑन सेकंड, 1 का सेकंड पर कितना फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे बात ये कर लिया जाए, सेकंड तो एक सिंगल मास है, 2000 से मल्टीप्लाई करना था। ये फोर्स से क्यों किया गया, रीजन ये है कि अगर 1 का 2 पे लगेगा तो उसके साथ और कनेक्टेड है ना, 4 को भी लेना पड़ेगा। तो आपका ये आंसर फाइनल हुआ। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 किलोग्राम, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन व्हीकल एंड रोड। जैसे कि आपका यहाँ से दिया गया क्या, ऑटोमोबाइल व्हीकल जिसका मास कितना है 1500 किलोग्राम। अब ये पूछा है कि फोर्स कितना होगा किसके बिटवीन में, व्हीकल एंड रोड के बिटवीन में। और इसमें इफ व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विथ ये नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन क्या गिवन है उसको नोट कर लेंगे, m = 1500 किलोग्राम और आपका एक्सेलरेशन कितना होता है -1.7 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी नोटेड द फोर्स F = m × a। जैसे कि यहाँ पर F = m × a, गिवन दैट m = 1500 किलोग्राम, एक्सेलरेशन -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक आंसर आएगा -2550 न्यूटन। This minus sign is represent to the opposite direction of the velocity। उस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में इसका निगेटिव साइन क्या कर रहा है, शो कर रहा है। इसका मतलब अपोजिंग फोर्स जो होता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना होगा अगर उसका मास m हो, मूविंग विथ ए वेलोसिटी v। वी नोटेड द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई p वेयर p = m × v। तो आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन में, उस ऑप्शन में देखते हैं m × v है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए में mv होल स्क्वायर है और सेकंड ऑप्शन में mv² है और थर्ड वाले ऑप्शन में 1/2 mv² है और लास्ट वाले ऑप्शन में m × v है। तो m × v इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर मोमेंटम p = m × v। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टार्ट होने जा रहा है, आपका क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, हॉरिजॉन्टल फोर्स 200 न्यूटन, वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट या वुडन ब्लॉक हो गया, जैसे हमारा वुडन कैबिनेट होता है या जैसे कोई भी हमारा बुक हो गया, उसी शेप में हमारा क्या है, वुड का एक पीस है जिसको वुडन ब्लॉक बोलेंगे। तो वुडन कैबिनेट अक्रॉस ये फ्लोर एट ये कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या है, मूव कर रहा है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस पर अप्लाई फोर्स कितना है,
200 न्यूटन, तो क्या उस पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट इक्वल होगा? तो जैसे व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी इंजर्टेड लिखे हो, एक्सर्टेड है, एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो सबसे पहले यहाँ से ये जानते रहिए, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल। सो द फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ से सॉल्यूशन में क्या लिखना है, अगर आप ऐसा नोट कर सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू horizontal force apply on the floor, horizontal force apply on the floor। इसमें horizontal force on floor, floor। अब horizontal force फ्लोर पर कितना है, 200 न्यूटन। इसका मीन्स फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन हो जाएगा। जैसे तुम्हें न्यूटन थर्ड लॉ में भी क्लियर होगा कि अगर कोई भी बॉडी ग्राउंड पर स्लिप करते हुए कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो जो फोर्स उस पर अप्लाई करेगा उतना ही अमाउंट में फोर्स ग्राउंड भी तो एग्जर्ट करेगा। इसका मीन्स आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 200 न्यूटन। ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 11, two object each of mass 1.5 kilogram are moving in the same straight line but in opposite direction, straight line के opposite direction। जैसे टू ऑब्जेक्ट हो और उसका मास 1.5 किलोग्राम हो, 1.5 किलोग्राम। अब ये मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट लाइन में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे बोला है द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन के पहले इसका जो है मास कितना, वेलोसिटी कितना है, 2.5। और इसके बाद कॉलिजन, ड्यूरिंग कॉलिजन व्हिच दे स्टक together, what will be the velocity of the combined object after collision? कहने का मीन्स टू ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है, यहाँ पे दोनों का मास सेम है ना, तो em इज इक्वल टू 1.5 किलोग्राम। कहने का मीन्स दोनों ऑब्जेक्ट का मास अगर सेम लिया गया है, उसको m1 m2 नहीं लेंगे, सिर्फ m इज इक्वल टू m लेंगे। रीजन समझ में आ गया होगा कि उसका मास सेम है। m1 m2 किस कंडीशन में लेंगे, जब मास क्या होता है, डिफरेंस होता है, मास डिफरेंस होता है। तो अगला इसमें देखिए कितना दिया गया है, इसका वेलोसिटी क्या दिया गया है। पहले का वेलोसिटी यहाँ पे u इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 2.5। और तुम्हें फाइनल वेलोसिटी निकालना है, यहाँ से फाइनल वेलोसिटी यहाँ से जब निकालना है तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन में जब जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, जैसे वी नो डेट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन होने के बाद और कोलिजन होने के पहले दोनों का मोमेंटम क्या होता है, सेम होता है। कोलिजन होने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट क्या होगा, कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, m प्लस m इंटू वी। मोमेंटम क्या हो जाएगा, आफ्टर कॉम्बिनेशन। जब ये कोलिजन में होगा तो दोनों का मास ऐड करते हुए v फाइनल वेलोसिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम ही तो होगा। इज इक्वल टू यहाँ पर mu एक के लिए यहाँ पे दे सकते हो, दूसरे के लिए भी यहाँ पर mu कर सकते हो। आप जैसे कहीं कहीं पर भी लिखा होता है उसको u मानेंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो वही रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, और जैसे कि अगर उसमें हम क्या कर सकते हैं, भी ले सकते हैं, एक का वेलोसिटी u ले लें, या दूसरे का वेलोसिटी v ले लें। तो वहाँ इस कंडीशन में भी हो सकता है, m को कॉमन कर लेते हैं
और एक का वेलोसिटी 2.5 करेंगे और एक का वेलोसिटी -2.5 करेंगे। क्या रीजन है ये? -2.5 होने का जो अपोजिट डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी शो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन जब ये मूव कर रहा है पहले कोलिजन होगा, कोलिजन होने के बाद क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। इसका मीन्स वेलोसिटी एक 2.5 होगा, एक -2.5 हो जाएगा। m 2m हो जाएगा, m 2m हो जाएगा। तो v = m, ये तो हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और यहाँ से 2m होगा, तो सब मिला के m 0 या 0 या चाहे m से कैंसिल करके 0/2 सब मिला के क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। जैसे कि तुम्हें इसमें दिया गया था सेम ऑब्जेक्ट हो और इसका वेलोसिटी भी क्या हो गया? दोनों का वेलोसिटी सेम हो। जैसे कहा गया अगर दोनों सेम वेलोसिटी से रन करते हुए एक दूसरे से क्या हो गए? कोलिजन में हो गए, दोनों की वेलोसिटी सेम है, इसका मीन्स दोनों एकदम स्टैंड हो जाएंगे, दोनों की वेलोसिटी सेम है। अगर किसी एक का वेलोसिटी मोर होता तो उस डायरेक्शन में क्या होता? मूव करवा ले जाता। तो यहाँ पर आपका यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 12 स्टेटमेंट या थ्योरेटिकल टाइप्स का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और उसमें देखिए क्या स्टेटमेंट दिया गया है। जैसे इसमें दिया है अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन बी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट pushes back us on with equal and opposite forces। जैसे कि न्यूटन का थर्ड लॉ तुम्हें एक्सप्लेन किया जा चुका है। एवरी एक्शन देयर आर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इस बेस पे स्टेटमेंट दिया है। अब उसके बाद देखिए इफ द ऑब्जेक्ट इज मैसिव ट्रक पार्क, एक ट्रक है और उसको क्या कर दिया गया है? पार्क कर दिया। जैसे पार्किंग के बारे में सुने होंगे, एक फील्ड पर डिफरेंट टाइप्स का जो व्हीकल्स होता है वहाँ स्टैंड किया जाता है, जिसके बदले में एक चार्ज देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रक है ये रोड साइड यानी जैसे रोड है उसके बगल में क्या कर दिया गया? स्टैंड कर दिया गया। अब वहाँ से देखिए इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, अब इसके बाद वो मूव नहीं कर रहा है। सोचते जाइए उसको, ट्रक को रोड के साइड में क्या कर दिया गया है? स्टॉप कर दिया गया और उसके बाद वो मूव नहीं कर रहा है। अगर मूव नहीं कर रहा है इसका मीन्स उस पर एक फोर्स अलग से लग रहा है। वो कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन ऑफ फोर्स है, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स भी लग रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पर स्टैंड है तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स, अब तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया कि स्टैंड होने पर फ्रिक्शन ऑफ फोर्स लगेगा कहाँ? जैसे कि अगर तुम्हें एक डिस्कस किया जाए कि रेनी सीजन में जैसे जहाँ पर वाटर लॉन्ग टाइम तक कलेक्ट हो और सनलाइट भी फॉल होता हो, वहाँ पर वो अर्थ का सरफेस ग्रीन कलर में जब हो जाता है वहाँ पर थोड़ा चल के दिखाइए या रेस्ट होकर चलिए तो वहाँ पर मूव करने की या फॉल होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अगर कभी भी ट्राई करके देख सकते हो। और वहाँ पर अगर थोड़ा सा सरफेस प्लेन ना हुआ तो वहाँ पे क्या हो सकता है? फॉल हो सकता है। या ऐसे भी प्लेस मिल सकते हैं जैसे अगर कोई भी हमारा फ्लोर हो या रोड हो, वहाँ पर क्या कर दिया जाए? आयल पूरा लगा दिया जाए, मोबिल आयल हो गया, वहाँ पे तुम्हें खड़ा कर दिया जाए तो तुरंत क्या हो जाओगे? फॉल हो जाओगे। ऐसे कंडीशन में वहाँ फ्रिक्शन क्या होता है? 0 यानी लेस होता है। तो जबकि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट स्टैंड है और सडनली वो चल भी सकता है, कुछ भी करे, तो इसका मीन्स फ्रिक्शन फोर्स एक्टिव है। हाँ, यहाँ से ये स्टूडेंट जस्टिफाई, अब एक स्टूडेंट जस्टिफाई वहाँ अगल बगल से जा रहा होगा, जस्टिफाई कर रहा है कहाँ से? by answering that two objects opposite and equal forces cancel to each other, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। जैसे कि तुम्हें बताया गया बैलेंस फोर्स में भी एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, फोर्स बैलेंस हो जाता है और ऑब्जेक्ट रेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे अब ये कहा है कमेंट ऑन दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव, क्यों ये मूव नहीं कर रहा है? जैसे कि ट्रक पर कितने फोर्स लग रहे हैं? दो फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स कौन सा लग रहा है?
अर्थ का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, और ट्रक फोर्स अप्लाई कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन अर्थ पर, और दूसरा फोर्स फ्रिक्शन ऑफ फोर्स लग रहा है। अगर वही दो ऑब्जेक्ट पर या सिंगल ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स एक्टिव हो जाए, इसका मीन्स न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई नहीं होगा। एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स, वन फोर्स के अगेंस्ट में डबल फोर्स लगे तो क्या हो जाएगा वो? अब जैसे कोई बॉल अगर बाउंस करते हैं, बाउंस करने पर वहाँ फ्रिक्शन फोर्स की बात नहीं आई। फ्रिक्शन फोर्स कब चलेगा, लगेगा जब वो मूव करेगा तब लगेगा, और तो बाउंस कर रहा है ना बॉल, तो वहाँ पे न्यूटन का ही थर्ड लॉ अप्लाई हुआ। न्यूटन का जो बॉल अप्लाई किया ग्राउंड पर, अब ग्राउंड उस पर फोर्स अप्लाई किया, वो हर क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, वो मूव अर्थ पर नहीं कर रहा है तो उस पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा। लेकिन ये जो तुम्हारा ट्रक है उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उसके कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है, इसलिए इसका जो यहाँ पर लॉ है, रूल है यानी कमेंट है, वो फॉलो नहीं करता है कि जो ट्रक होता है वो मूव करे। इसका मीन्स क्या वहाँ दिखा दोगे? इनकरेक्ट, इनकरेक्ट यानी दिस इज नॉट करेक्ट फॉर द ट्रक इन केस ऑफ अप्लाई डिफरेंट फोर्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आपका आंसर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मीन्स 13। ये हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, हॉकी बॉल मास कितना उसका है 200 ग्राम, एम इज इक्वल टू 200 ग्राम, कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम में, ग्राम टू किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 जैसे कि तुम्हें पता होगा 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो ग्राम से जब किलोग्राम में जाएंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये किलोग्राम में हो जाएगा। और इसके बाद ट्रेवलिंग एट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है। इसका मीन्स इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी है। एज स्ट्रक बाई ए हॉकी स्टिक सो टू द रिटर्न, जैसे हॉकी खेलते हुए देखे होगे, खेले भी होगे। बॉल आता है, हॉकी स्टिक से क्या कर दिया जाता है, थोड़ा सा जब फोर्स अप्लाई होगा तो रिटर्न हो जाएगा, कुछ उसका एक अपना वेलोसिटी होगा जिसको हम फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे। यहाँ पर v इज इक्वल टू कितना हुआ 5 मीटर पर सेकेंड। एक बार सोचो कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से स्पीड से आ रहा था और उसके बाद स्टक किया गया, लेकिन इसका स्पीड स्लो हो गया। स्पीड स्लो हो जाने का मीन्स उसमें क्या रीजन हो सकता है, फोर्स डिक्रीज हो सकता है, तो मोमेंटम में चेंजिंग हो सकता है, क्या हो सकता है देखिए आगे इसमें क्या कहा है, जो हमको कहा वही निकालना होगा। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंजिंग हुआ, टोटल मोमेंटम पूछता उसका दूसरा आंसर होता, और चेंज इन मोमेंटम पूछा उसका दूसरा आंसर होगा। occurred in the motion of hockey ball by the force applied by the hockey stick। इसका क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, यहां से इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा एम इंटू यू, एम इंटू यू। तो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.210, इसका मीन्स 2 कितना हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये सारी यूनिट ऑफ मोमेंटम। और यहाँ से फाइनल मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम एम भी 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम यहां लिखेंगे मोमेंटम, यहां से पहले मोमेंटम क्या था उसके बाद का मोमेंटम क्या है, या दोनों का डिफरेंस लेंगे,
इसको हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले यहाँ से P1 कर लेते हैं, इसको P2 कर लेते हैं, P1 माइनस P2। अब एक बात और ध्यान देंगे, इसका डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है ना, इसका डायरेक्शन फॉरवर्ड, जैसे ये आ रहा था अब ये इधर से फोर्स अप्लाई कर दिया, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे 2 माइनस, और यहाँ पे -1 रख देंगे। माइनस क्यों रखा गया, बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, रीजन आप देखें अपोजिट, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 2 1 3 हो गया, इसका मीन्स यहाँ पर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, आपका ये आंसर हो गया 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सबसे इजी क्वेश्चन, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों का क्या कर लेंगे, मोमेंटम ले लेंगे और डिफरेंस कर लेंगे विथ डायरेक्शन के साथ, आपका यहाँ से 3 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। और आपका इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ये बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, एम इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर, मास एम इज इक्वल टू 10 ग्राम। अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि इसका एसआई यूनिट होता है, तो हमारा कितना आ जाएगा 0.01 किलोग्राम। 1000 से अगर इसको डिवाइड करें तो हमारा ये कितना आ जाएगा 0.01 किलोग्राम। ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विथ ए वेलोसिटी ऑफ, विथ ए वेलोसिटी ऑफ, अगर विथ ए वेलोसिटी है तो यू की वैल्यू नोट करेंगे 150 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर दिया गया है। स्ट्राइक्स ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट, और उसके बाद किस में आ जाता है, रेस्ट में, और अगर रेस्ट में आएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, और वो भी कितने टाइम में, टाइम t इज इक्वल टू 0.03 सेकेंड, 0.03 सेकेंड। अब दूसरी बात यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन निकालना है, जैसे वी नो डेट द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन या यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस ए टी, और ये u इधर आएगा माइनस होगा, और t जब डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन t हो गया। t यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं, और पुट करने के बाद ये 0-150 अपॉन 0.03, जैसे कि इससे डिवाइड करना है, ये तो 0 हट ही चुका है, और इसको पहले 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पॉइंट हमारा 2 प्लेस का हट जाएगा, और ये 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये कट होने पर -5000 आ जाएगा, 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन इन, किस में होगा, रिटार्डेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट फाइनली कम्स टू रेस्ट, रेस्ट में आ रहा है। अब इसके बाद देखेंगे, ये तो हमारा क्या हो गया एक्सेलरेशन, फोर्स कितना होगा, फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम इंटू ए, एम कितना है 0.01 इंटू -5000, मल्टीप्लाई करेंगे इसका 20, इस पॉइंट को हटाने में हो जाएगा, सब मिला के -50 न्यूटन इसका हो जाएगा। माइनस साइन रिप्रेजेंट द अपोजिट, या अपोजिंग फोर्स बोलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स होगा, जैसे कि बुलेट इंटर कर जा रहा है जिस ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट भी तो उस पर फोर्स अप्लाई करेगा, वो फोर्स कितना है -50 न्यूटन, यानी 50 न्यूटन हो गया। अब ये पूछा है वो बुलेट कितना इनसाइड में जाएगा, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। by using third equation of motion,
यस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। यही तो है ना, यही है फार्मूला। अब यहाँ से 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये होगा। वैल्यू को पुट करते जाइए और सॉल्व करके यहाँ पे लाइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0 की स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू माइनस 5000 सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपका यहाँ से एक रिजल्ट आएगा जिसका वैल्यू कितना हो जाए 2.25 मीटर आ जाएगा। 2.25 मीटर। यहाँ पे निगेटिव साइन तो ऐसे ही कट जाएगा, निगेटिव साइन ऊपर नीचे आएगा ना, वो कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 2.25 मीटर। इसका मीन्स जब बुलेट फायर हुआ बाय द गन तो बुलेट इंटर कर गया उस ब्लॉक में कितना 2.25 मीटर। अब ब्लॉक कैसे होगा उसके नेचर पर डिपेंड करता है, वुडन है कैसा है तो उस पर डिपेंड करता है। तो आपका ये फाइनल आंसर ये डिस्टेंस का हुआ और फोर्थ का ये आंसर हुआ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 15। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 15। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ ए वेलोसिटी, आपका विथ ए वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड्स विथ द स्टिक्स टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। स्टेशनरी वुडन ब्लॉक जो दूसरा वाला ब्लॉक है वुडन ब्लॉक स्टेशनरी यानी रेस्ट में है और उसका मास कितना है 5 किलोग्राम। तो यहाँ से पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। m1 इज इक्वल टू क्या है, जो ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है 1 किलोग्राम है और m2 कितना है हमारा 5 किलोग्राम है और हमारा u1 कितना है यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट का ये यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड है और जबकि वुडन का जो इनिशियल वेलोसिटी है u2 कितना है 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड है। वुडन तो अभी रेस्ट में है। अब इसके बाद उससे स्टिक हो रहा है यानी कोलिजन में हो रहा है। कोलिजन में होने के बाद देखिए देन दे बोथ मूव अप टुगेदर। अब एक दूसरे के साथ मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक ही डायरेक्शन में सेम स्ट्रेट लाइन। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, आल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा बिफोर कोलिजन P1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 यहाँ चेक कर लेंगे कितना होगा। m1 की वैल्यू 1 है और u1 की वैल्यू 10 है, m2 की वैल्यू 5 है और u2 की वैल्यू 0 है। ये तो टर्म 0 हो जाएगा तो इसका मीन्स हमारा यहाँ पर 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ से फाइनल मोमेंटम इसका मीन्स वही हुआ आफ्टर कोलिजन हो गया। P2 चाहे उसको PI नोट करते इसको PF नोट करते चाहे P1 कर दे या P2 कर दे, यहाँ तो रीजन लिखा गया है। यहाँ अब देखो आफ्टर कोलिजन का मीन्स दोनों ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हो चुका है। m1 प्लस m2 इंटू v, ये हो गया फाइनल मोमेंटम। अब यहाँ से फाइनल मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। 1 प्लस 5 6v हो जाएगा, 6v। ये तो हमारा दोनों केस का मोमेंटम हो गया। अब क्या बोला है लास्ट में, कैलकुलेट द वेलोसिटी कंबाइंड ऑब्जेक्ट। जब वेलोसिटी कंबाइंड ऑब्जेक्ट होगा जैसे कि एक रूल होता है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कोलिजन
मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, या मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यानी उसकी एवरी केस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, इस P1 इज इक्वल टू P2, यही होगा ना। इसका मीन्स 10 इज इक्वल टू 6V और V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू 10/6, 5/3 कट करेंगे तो यहाँ से हमारा V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.67 मीटर पर सेकेंड। चाहे उसको क्या करते, अपना कट कर लो, कट करने के बाद चाहे 1.666 वैसे लिखते जाओ, नहीं तो हम 2 प्लेस पे क्या कर लेंगे 1.67 मीटर पर सेकेंड कर देते हैं, और जो कि यहाँ पर आपका ये फाइनल आंसर ये हो गया। और जो मोमेंटम के केस में पूछा गया था, इनिशियल मोमेंटम का केस ये 10 हो गया और फाइनल का 6 भी हो गया। अब फाइनल का निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, वहाँ उसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, v की वैल्यू पुट कर दीजिए, फाइनल मोमेंटम का न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा अगर चाहिए तो इसलिए आपका यहाँ से तीनों केस का आंसर क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 आपके चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट होता है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 किलोग्राम इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। एम इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर सीधे यहाँ पे नोट कर लेते हैं 100 किलोग्राम। एम इज इक्वल टू 100 किलोग्राम, U इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, V इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, T इज इक्वल टू 6 सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। यहाँ देखिए इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू यू, 100 इंटू 5 इज इक्वल टू 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम एम भी 100 इंटू 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से पूछा है इसका कितना मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का। F इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, F इज इक्वल टू फार्मूला नोट करेंगे, जैसे कि तुम्हें बताया गया होगा द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ये बताया गया होगा ना। F इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपान टी। एम वी की वैल्यू क्या नोट करेंगे, 800 माइनस 500 अपान 6 माइनस करने के बाद ये आ जाएगा कितना 300 अपान 6। आपका आंसर आ जाएगा 50 न्यूटन। इस क्वेश्चन में आपका 3 आंसर आता है। एक इनिशियल मोमेंटम एमयू फार्मूला यूज करते हुए 500 और फाइनल मोमेंटम फार्मूला एम इंटू वी यूज करते हुए 800 और लास्ट में फोर्स अकॉर्डिंग टू कौन सा उसमें दिखाएंगे, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपान टी। जैसे कि एम वी की वैल्यू 800 और एम यू की वैल्यू 500 अपान 6 सॉल्व करने पे 50 न्यूटन। आपका क्वेश्चन फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 17। जैसे कि इसके पहले क्वेश्चन 1 to 16 क्लियर किया जा चुका है और क्वेश्चन नंबर 17 जैसे कि इसमें देख रहे हो क्वेश्चन तो बहुत बड़े हैं लेकिन आंसर इतना छोटा आ जाएगा। हाँ, जैसे कि मोमेंटम के बारे में बताया गया होगा। मोमेंटम
इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। जो मोमेंटम p दोनों किस पे डिपेंड करेगा, मोमेंटम, मास एंड इट्स वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करेगा। तो देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में क्या है, अख्तर, किरण एंड राहुल, ये 3 स्टूडेंट्स हैं, अभी स्टूडेंट हैं ये, मतलब इसमें डिस्कस कर रहे हैं कैसे, वेयर राइडिंग इन ए मोटर कार दैट वाज मूविंग विथ ए हाई वेलोसिटी। हाई वेलोसिटी के साथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं ऑन एन एक्सप्रेस वे, हाईवे, एक्सप्रेस वे। अब हाई स्पीड, अब वहाँ पर ये नॉर्मल रोड की तरह तो होगा नहीं, कहीं एक बार स्पीड चलाइए उसके बाद स्लो हो जाएगी, यहाँ पर हाई स्पीड है। तो पहला पॉइंट नोट ये हो गया, स्पीड एक क्लियर हो गया, ग्रेटर में ही है स्पीड, एक पॉइंट नोट हो गया। और व्हेन एन इंसेक्ट, एक इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े जो होते हैं इंसेक्ट, हिट द विंड शील्ड एंड गॉट स्टक ऑन द विंड स्क्रीन। एक क्या है, यहाँ से इंसेक्ट है, जब कार हाई स्पीड में चल रहा है उससे कोलिजन में हुआ, यानी स्टक हुआ, टकरा गया, तब उसके बाद कहाँ पर टकराया, विंड स्क्रीन पर। और दूसरा, अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग, वहाँ से कुछ सोचना शुरू कर देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन, उस सिचुएशन पर क्या करते हैं, थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं, या ऑब्जर्वेशन लेना शुरू कर देते हैं, या उसमें भी अपना डिस्कशन भी देना शुरू कर देते हैं क्या होता है। देखिए अब आपस में ये बात क्या करेंगे, किरण सजेस्ट करती है दैट इंसेक्ट सफर्ड ए ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम। जो इंसेक्ट है इतना हाई सफ़र कर रहा था, ग्रेटर सफ़र में उसके मोमेंटम के चेंजिंग, मोमेंटम कब चेंज होगा, वो उसका मास तो कांस्टेंट है, जो इस इंसेक्ट है उसका मास कांस्टेंट है, अब उसमें मोमेंटम में कब चेंजिंग हो सकता है, जब उसकी वेलोसिटी में क्या होगा, चेंजिंग होगा, वेलोसिटी में चेंजिंग होगा। वाज मच मोर देन द मोटर कार, अब एक इसमें कहा है कि मोटर कार से उसका स्पीड बहुत ज़्यादा रहा था, इसलिए वो स्टक हुआ और उसमें चेंजिंग बहुत सा हो गया। सबसे पहले इसको क्लियर कर लीजिए, यहाँ से सबसे पहले क्या बताया है, अगर उसका मोमेंटम चेंजिंग हाई है और इसका स्पीड भी हाई है, तो दोनों कोलिजन होने पर क्या होगा, क्या वहाँ न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा, या जो भी मोशन का लॉ होता क्या फॉलो करेगा या नहीं करेगा। अख्तर सेड दैट सिंस द motor car was moving with a longer velocity, it exerted larger force on the result the insect died। कहने का मीन्स जो मोटर कार था इतना हाई स्पीड में ट्रेवल कर रहा था, चल रहा था, जिससे कोलिजन होने पे वो डाइड हो गया, यानी खत्म हो गया, डेड हो गया। अब इसमें एक और है, दोनों डिस्कस कर रहे थे, तीसरा भी बोल पड़ा, ये कहा राहुल व्हाइल पुटिंग इंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन, एक न्यू आइडिया दिए इसके बारे में, इंसेक्ट के बारे में, सिड डैट बोथ है, दोनों का, मोटर कार एंड इंसेक्ट एक्सपीरियंसड द सेम फोर्स, एक दूसरे पर क्या किए, सेम फोर्स अप्लाई किए, सेम फोर्स एंड चेंज इन दियर मोमेंटम, और इनके मोमेंटम में क्या हो गई, चेंजिंग। जैसे कभी इस केस में एग्जांपल दिया गया होगा कि कभी अगर एक कार और ट्रक के एक्सीडेंट हो जाने पर किसका इंजर्ड सबसे ज़्यादा होता है, कार का होता है। अब रीजन उसमें क्या होता है कि उसका मोमेंट मास कुछ है, इसका मास कुछ है, लेकिन कोलिजन होने के कंडीशन में कोलिजन के पहले जो मोमेंटम होगा दोनों का, अब कोलिजन होने के बाद सेम होगा। तो जैसे यहाँ पर लास्ट में राहुल का सजेशन दिया गया है कि इंसेक्ट और कार दोनों का जो फोर्स एग्जर्टेड वन टू ईच अदर क्या था, वो सेम था, बट अपोजिट डायरेक्शन था।
इसका मीन्स यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ भी फॉलो करता है, और जो चेंज इन मोमेंटम है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट, जैसे कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बताया गया है। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स बाय कार ऑन इंसेक्ट एंड इंसेक्ट अप्लाइड फोर्स ऑन कार, दोनों का क्या होगा, सेम होगा किस कंडीशन में, चेंज इन मोमेंटम। तो इसका मीन्स जो दोनों का स्टेटमेंट है वो टोटल क्या है, फॉल्स है। किसका, दोनों का, यहाँ पर अख्तर एंड किरण दोनों का स्टेटमेंट क्या है, टोटल फॉल्स है। लास्ट का जो राहुल का स्टेटमेंट है एकदम क्या है, वो करेक्ट है कि जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया बोथ का एक्सपीरियंसेस फोर्स जो होगा वो सेम होगा, और चेंज इन मोमेंटम, उसका मोमेंटम जो चेंजिंग होगा वो भी सेम ही होगा, सेम होगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल तुम्हें मिल भी सकता है। जैसे अगर अर्थ पे क्या किए, रन कर रहे हो तो अर्थ तुम्हारे पर कितना फोर्स लगाएगा, जितना फोर्स लेग अर्थ पर एग्जर्ट करेगा। अब जैसे छत पर से जंप कर लिए, अब जितना फोर्स तुम्हारे बॉडी के उतना ही फोर्स अर्थ लगाएगा। अब अर्थ अगर अपना फोर्स लगा देता पूरा, अर्थ पूरा होल अर्थ पूरा फोर्स अप्लाई कर देता किस पर, बॉडी पर, क्या बॉडी अर्थ पर रह जाता, सीधे तो डायरेक्ट मून पर चला जाता है या मार्स पर ही डायरेक्ट जाता, एटमॉस्फेयर में चला जाता, पता न चलता। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, और ये क्वेश्चन नंबर 18 आपके चैप्टर 9 का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कौन सा है देख लीजिए, हाउ मच मोमेंटम। सबसे पहले क्वेश्चन का लिए मोमेंटम कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। बिल ये डम्बेल ऑफ मास 10 kg, मास इसका कितना हो गया है 10 kg, 10 किलोग्राम, ट्रांसफर टू ए फ्लोर, फ्लोर तो देख ही रहे हो, यहाँ से क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इफ इट फॉल्स फ्रॉम हाइट, हाइट से, अब हाइट कितना है 80 सेंटीमीटर का मीन्स कितना हो जाएगा 0.8 मीटर। सबसे पहले इतना श्योर कर लेना चाहिए, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए तो एसआई यूनिट में होना चाहिए, और एसआई यूनिट में अगर नहीं है सभी यूनिट सेम होना चाहिए, चाहे वो सीजीएस सिस्टम में ही हो या एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम या एफपीएस सिस्टम या जो भी सिस्टम हो उसी में सेम होना चाहिए। नहीं तो पता लगा एक किलोग्राम में है, एक सेंटीमीटर में है और एक आवर्स में दे दिया गया तो उसका मैच यानी कॉम्बिनेशन कुछ क्लियर भी नहीं हो पाएगा। हाइट इसका 80 सेंटीमीटर है। टेक द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, जैसे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो जी की वैल्यू किस में लिया जाएगा, पॉजिटिव में लिया जाएगा। पॉजिटिव यानी ग्रेविटी के फेवर में है, अगेंस्ट में तो नहीं है। अगर ऊपर की साइड जाता तो नेगेटिव लेते, यहाँ पे क्या लेंगे, जी की वैल्यू क्या रख देंगे +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से मोमेंटम लाना है। जैसे कि मोमेंटम का एक फार्मूला होता है P = m/v, m/v, तो मास तो ऑलरेडी यहाँ गिवन है, हमको वेलोसिटी चाहिए और हाइट दिया गया हो और टाइम ना दिया गया हो तो इक्वेशन कौन सा लगा देंगे, थर्ड इक्वेशन लगा देंगे। जैसे कि जब ये अर्थ की सरफेस यानी अर्थ पर कांटेक्ट में होगा, वेलोसिटी 0 किस कंडीशन में माना जाता, जब ये पूछ लिया जाता कितना ये डिस्टेंस कवर किया, जब डिस्टेंस निकालना होता तब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी के बारे में हम बात कर सकते थे। अगर ऑलरेडी दिया गया होता इनिशियल वेलोसिटी, तब इनिशियल वेलोसिटी दिया होता तब वहाँ पर क्या कर सकते थे, फाइनल वेलोसिटी को 0 कर देते। कब, जब ग्राउंड से कोलिजन में हो जाता तो उस समय फाइनल के केस में कितना डिस्टेंस कवर किया। अब डिस्टेंस तभी कवर माना जाएगा जब उसका लास्ट पॉइंट एंड कर दिया जाए, तब माना जाएगा कि इनिशियल से फाइनल के बिटवीन में एक डिस्टेंस कवर हुआ है, जब तक कि फाइनल वेलोसिटी 0 न हो जाए। अब यहाँ पर यू क्या है, यू तो इनिशियल 0 ऑलरेडी। अब यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे ड्राफ कर देंगे, इतने हाइट से ड्राफ कर देंगे तो जाएगा, तो v के साथ जाएगा। तो यहाँ पर v कितना हो जाएगा, v को निकालना ही है। इक्वेशन कौन सा लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन, यूजिंग
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2gh। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगा। और ये तुम्हारा कितना है? तो 0 हो ही गया है। 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 होगा। और 2 इंटू 10 इंटू 0.8, ये 10 जो है पॉइंट को तो क्या कर देगा? हटा देगा। सिर्फ 8 2 जा यहाँ 16 हो जाएगा। और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √16 यानी प्लस माइनस 4 हो जाएगा। हम पॉजिटिव साइन लेंगे, निगेटिव लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। सो यहाँ से क्या हो जाएगा? सो मोमेंटम क्या हो जाएगा? मोमेंटम ऑफ डम्बल कितना हो जाएगा? P इज इक्वल टू m इंटू वी। m कितना है? 10। m इज इक्वल टू 10 kg, 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आपका ये यहाँ से फाइनल आंसर हुआ। आपका ये लास्ट क्वेश्चन फाइनल हुआ। और इस तरीके से न्यूमेरिकल नेक्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल पाने के लिए या इसके पहले जो भी तुम्हारे न्यूमेरिकल है या लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।